स्टार्ट करना है जावा। तो जावा के भी हम 2-3 क्लासेस पढ़ेंगे, फिर जितना वेब ड्राइवर पढ़ा है और जितना जावा पढ़ा है उसके कॉम्बिनेशंस को यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और अब थोड़ा-सा जावा जानने के बाद हम चीज़ों को और रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जावा आप लोग को कितना आता है, कितना नहीं आता है, तो मैं 0 से स्टार्ट करूँ, ठीक है? 0 मतलब एकदम 0 से, कि मैं मान के ये चलता हूँ कि किसी ने आप लोग में से कोई ऐसा भी बंदा है कि मुझे नहीं पता है कि नहीं, मैं मान के चलता हूँ उसने कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं देखी, ठीक है? बट अब उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है फर्स्ट टाइम, तो वो कैसे सीखेगा और कैसे काम करना स्टार्ट करेगा? तो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना है? ओह रियली नहीं आ रही है क्या वॉइस? We can सर hear you. आ रही है, आ रही है ना? सर। ठीक है हाँ ठीक आ है। रही है सर। संजीव फिर से कनेक्ट करो। ऐसे थोड़ी थोड़ी देर बाद बीच में आप लोग एक बार बोला करो, नहीं तो बीच में क्या होता है मेरा ब्लूटूथ आइडल कंडीशन में चला जाता है जब उधर से नहीं आता तो आवाज। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जावा को 0 से स्टार्ट करूंगा, मान के ये चलूंगा कि कोई ऐसा बंदा है जो लेट से कंप्यूटर बैकग्राउंड का है ही नहीं, या जिसने कभी कॉलेज में पढ़ाई नहीं की कंप्यूटर लैंग्वेज की, तो वो कैसे जावा सीखेगा और वो कैसे सेलेनियम में अपनी स्किल सेट्स को इम्प्रूव करेगा और कैसे सेलेनियम पे अपनी जॉब को स्विच कर सकता है, सेलेनियम पे और जॉब कर सकता है। तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे, जिसको जावा बेसिक पहले से आती है या अच्छे से आती है, तो उसके लिए 2 ऑप्शन, या तो या आप क्लास में अटेंड होके बोर अपने आप को कर सकता है, या तो वो अपना क्विट करे, कुछ दिन के लिए एंजॉय करे, ठीक है? और जिसको करना है वो कर। तो 0 से स्टार्ट करने का मतलब ये हो गया कि अब हमारा कॉन्सेप्ट समझो। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो भी क्या होती है, एक लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी क्या है, एक लैंग्वेज। और किस लैंग्वेज को सबसे शॉर्टेस्ट वे क्या है सीखने का, कि जैसे होता है क्या है कि एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटा 2-3 साल 4 साल का, जिसको ना तो रीडिंग की कैपेबिलिटी है, ना ही उसको राइटिंग स्किल सेट्स है, मतलब ना रीडिंग आती है ना राइटिंग आती है, लेकिन फिर भी वो बोल लेता है कि मम्मी पापा वॉट एवर, उसको जो भी चाहिए सामान सब कुछ बोल लेगा, भले उसको लिखना पढ़ना ना आता हो। वो कैसे सीखता है इन्वायरमेंट से, क्यों? उसको नहीं पता लॉजिक क्या चीज है, लेकिन वो सुनते सुनते देखते देखते वो चीजों को अपने माइंड में रख लेता है कि यही बेस, ये चीज ऐसे ही है, ठीक है? तो सिंपल लॉजिक। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अपने को सीखना है, तो सेम वही स्ट्रेटेजी यूज करनी है। हमें ये नहीं सोचना, अभी जैसे सिंपल सा, हम ज्यादा जब समझदार होते हैं तो जैसे मान लो कि अगर मुझे मराठी सीखनी है, तो मैं ज्यादा दिमाग लगाऊंगा कि मराठी में जाके अल्फाबेट शुरू करूंगा रीड करना, फिर वहां से जैसे स्क्रैच से हम स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है? तो पहले लेटर्स पढ़ेंगे, फिर उसमें कैसे अरेंज करेंगे, फिर वो जो भी चीजें होती हैं उसके अंदर, तो वो सारी चीजें अगर हम पढ़ेंगे, फिर हम फ्रेम करना शुरू करेंगे, वर्ड्स बनाना शुरू करेंगे, तो सिर्फ हम रीडिंग कर सकते हैं उससे। रीडिंग सिर्फ सीख पाएंगे, चलो राइटिंग सीख पाएंगे, लेकिन फिर भी स्पीकिंग नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए प्रॉब्लम ऐसी है कि बेटर टू है कि पहले स्पीकिंग सीख लो, राइटिंग राइटिंग चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम वही काम अपने यहाँ भी ऐसे भी चलता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, फोकस कैसे करना है लैंग्वेज सीखने के लिए, सेम इन्वायरमेंट, मतलब हमें बेस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, किसी चीज को समझना है कि जैसे अगर मान लो मैंने बोला ये ए है और ये बी है, तो ए और बी है, इसको आपको मानना पड़ेगा, और ये आप मानते भी हो, लेकिन ये ए ऐसा क्यों है, ये बी ऐसा क्यों है, हमें नहीं सोचना इसके बारे में, और आज तक ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं है इनफैक्ट। तो आपने मान लिया एक बेस, ये ए ऐसा ही होता है, कहीं भी ये दिखेगा तो आप मान लोगे ये ए है, राइट? अब जैसे सिंपल सी बात करें, नाइफ, तो अब ये नाइफ है बट के साइलेंट है, बट हम पढ़ते हैं ना ये नाइफ है, तो ये ऐसा ही है, तो इसको ऐसे ही समझ लो। अब बहुत सारी चीजें हैं कि कहीं पे सी को का पढ़ते हैं, कहीं पे के को का पढ़ते हैं, तो बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं जब हमें नहीं पता, बट स्टिल हमारा काम चल रहा है। तो सेम पैटर्न में हमें जावा सीखना है, कि हमें जावा में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो चीज जैसे होता है उसको वैसे ही पैटर्न को अपने दिमाग को समझा देना है। जब वही सेम पैटर्न अपने दिमाग में रखोगे तो हमेशा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो जावा समझने से पहले जावा का कुछ बैकग्राउंड समझते हैं कि जावा होता क्या है।
तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब बात आती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज होती है, एक प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, फिर एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग में ही बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज, ऐसे बहुत सारे। तो ये प्रोसीजरल और स्ट्रक्चरल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इनको छोड़ दो, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फर्दर पार्ट है। बट एटलीस्ट हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। तो लेट्स से, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें क्या होता है, कंपाइलर। वो कंपाइल होती है, उसके अंदर कंपाइलर। और जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है उसमें कंपाइलर नहीं होता है। ठीक है, उसमें सीधे आप बोल लो कि रनर होता है, या फिर सीधे सीधे वो रन कर। बट इसके अंदर कंपाइलर और रनर दोनों होता है एक तरीके से। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले कंपाइल होगी, फिर वो रन करेगी। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कंपाइल नहीं करेगी, डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेगी। तो इसलिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आज के डेट में बहुत फास्ट हो। तो मैक्सिमम जो फ्यूचर है वो हमारा हो सकता है कि आगे चल के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का ही फ्यूचर। तो जैसे अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी, सी है, C++, जावा। ठीक है, इसके बाद लेट्स से सी शार्प। ये सारी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। और हो गया विजुअल बेसिक, ऐसे बहुत सारे हैं। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे है आपका सबसे पॉपुलर पाइथन। अभी इसमें और भी एक चीज आएगा और आगे, पाइथन हो गया, वीबी स्क्रिप्ट। कुछ चीज के आगे तो स्क्रिप्ट लिखा ही होता है, तो जिसके आगे स्क्रिप्ट लिखा है वो होता है जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, पर्ल। ऐसे ये हमारी सारी क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, पीएचपी। तो अब पीएचपी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हैं और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। तो जैसे पीएचपी, पीएचपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है बट ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। ठीक है, पाइथन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह भी एक्ट करता है और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह भी एक्ट करता है। तो ये भी एक डिफरेंस है थोड़ा सा। तो बट ठीक है, हाई लेवल आपको समझ में आ गया कि कंपायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। बट हमें फोकस अभी किस पे करना है फिलहाल, जावा में पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आए, बाकी की हम बाद में समझेंगे, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो बात करें अगर जावा की, तो जावा हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है ऊप्स बेस्ड। ऊप्स बेस्ड है ये। ऊप्स बेस्ड का मतलब क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हमारा प्रोग्रामिंग है, अब इसमें जो ये एस से क्या होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एस लास्ट में है। तो इसको हम स्ट्रक्चर भी बोलते हैं समवेयर। अगर आपको बुक में देखोगे तो कहीं स्ट्रक्चर लिखा आएगा, कहीं पे सिस्टम लिखा आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है या समटाइम स्ट्रक्चर है, कहीं कहीं दोनों लिखा है इस टाइप से। तो आप अपने हिसाब से समझ रहे हैं ना। अब बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज होती कौन कौन सी हैं। तो 100% जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं हमारी, वो जावा है और सी शार्प है। ये 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। बाकी जो पार्शियली है जैसे C++, वो 100% नहीं है, वो पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन, पीएचपी, ये सब पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, 100% नहीं है। तो ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंस था जो मैंने क्लियर किया। बात करते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है, ये हम आगे जब ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे फिर समझ में आएगा। अनदर चीज हमें जावा के बारे में ये जानना है कि जावा की थोड़ा हिस्ट्री आप पढ़ लेना विकिपीडिया पे जाके, अबाउट जावा करके। तो ये ओ करके था कुछ, उससे फिर जावा कोई कॉफी था, उसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, फिर हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेना कि किसने बनाया था, कि पहले ये सन माइक्रो सिस्टम ने डिज़ाइन किया था, फिर सन माइक्रो सिस्टम को टेक ओवर कर लिया ओरेकल कंपनी ने कुछ साल पहले। तो अब ये ओरेकल का प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी जावा कुछ
महीनों पहले तक फ्री थी 100%, बट अभी जावा पेड हो गई है। अब कंपनियों में जावा फ्री नहीं रह गई है। तो जावा में भी ओपन जेडीके अलग होता है, ओपन जावा अलग है, एक पेड जावा अलग है, ठीक है। तो पहले जावा की पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा थी इस वजह से कि ओपन सोर्स था, ओरेकल ने लिया 4-5 साल अपने साथ रखा और उसको पेड कर दिया। तो अब जावा के पेड वर्जन भी आने लगे हैं, बट अभी भी हमारे लिए सारी चीज़ें फ्री है इनफैक्ट। तो अगर आपका नॉर्मल जावा में काम नहीं बन रहा है, पेड है, तो अगर आपकी कंपनी में जैसे जावा का लाइसेंस चाहिए अगर आपको यूज़ करने के लिए, तो आप ओपन जेडीके भी इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब ओपन जावा, फ्री वाले जावा भी आते हैं आपके पास, उससे भी आपका सेलेनियम चलेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो अब जावा के अंदर जब हम जावा की बात करते हैं तो जावा को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो इंस्टॉलेशन का स्टेप मैंने आपको बताया था कि जाके हमें जावा डाउनलोड करना होता है जेडीके और वहां से इंस्टॉल करते हैं। तो जब जावा हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है जे और एक होता है जेआरई। तो जब भी हमने जावा इंस्टॉल किया है, तो जैसे अगर मैं सी ड्राइव में जाके देखूं तो यहाँ पे मेरा जावा इंस्टॉल्ड है, और जावा को जाके देखो तो यहाँ पे एक जेडीके का फोल्डर है और एक जेआरई का फोल्डर है। तो जेडीके 1.8 और जेआरई 1.8 ऐसे समथिंग लिखा रहा है, दो फोल्डर्स हैं। तो ये दोनों के मतलब क्या है, दोनों की जरूरत हमें क्यों है। तो जेडीके का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट, जेआरई का मतलब होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब जेडीके जेआरई में फिर डिफरेंस क्या है। तो एक्चुअल जो जावा की कोर लाइब्रेरी है, जैसे आप यहाँ पे जब प्रोजेक्ट आप बनाते हो, यहाँ पे देखा आपने प्रोजेक्ट बनाया, सिंपल सा मैं फिर से एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, लेट से जावा प्रोजेक्ट मैंने सिंपल सा सेलेक्ट किया एंड लेट से टेस्ट जावा करके मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया यहाँ से। और जैसे मैंने फिनिश किया यहाँ तो जाके इसको एक्सपैंड करो तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपकी जावा की लाइब्रेरी आ रही है, जी डिफॉल्ट एसोसिएट हो गई। और इसको अगर आप एक्सपैंड करो यहाँ से तो ये जाके देखो कहाँ से आ रही है, जावा जेआरई फोल्डर से। जेआरई फोल्डर में लिव करके फोल्डर है, वहां से सब एक्सेस हो रही है। तो सब कुछ कहाँ कहाँ से आ रहा है, जेआरई से। तो मतलब अगर और हमने अगर सेलेनियम में काम करना है तो जेआरई सफिशिएंट, जेडीके की जरूरत हमें नहीं है। बट तो जेआरई हमारा क्या हुआ, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, एक्चुअल जावा की ये कोर लाइब्रेरी है जिससे हम ये सारे काम करते हैं। तो जावा का कोर मतलब एक कोर, दो चीज होती है, एडवांस जावा, कोर जावा, उस कॉन्सेप्ट में मत जाओ। बट अगर सिंपल समझो कि जावा का मतलब क्या है, तो मतलब जेआरई एक तरीके से, ठीक है। तो जेआरई ही आपकी जावा है, और ये इसी में सारी जावा की लाइब्रेरीज हैं जो इनिशियली जो बेसिक वाली लाइब्रेरी सबको चाहिए होती हैं। अब बात आती है जावा डेवलपमेंट किट क्या है। ये एक इन्वायरमेंट है पूरा का पूरा। ये जावा डेवलपमेंट किट एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म है कि जिसके ऊपर आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर रख सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे अगर आपके मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक प्लेटफॉर्म होता है जिसपे हम मल्टीपल टाइप के डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम कर रहे हैं कि एक्लिप्स भी इंस्टॉल किया, जावा भी इंस्टॉल किया, ये सारी चीजें की कर रहे हैं। बट ये किस पे कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, पीछे क्या एक बेस है। तो ऐसे ही जो जावा बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, तो अब जावा में क्या होता है कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपके जावा में फ्लेवर्स हैं। जैसे अगर काम करने का बोलो तो मॉड्यूल्स बोल लो। जैसे जावा में आप कोर जावा के बारे में आप सुना जो हम पढ़े, इसके अलावा जावा एप्लेट होता है, सर्वलेट होता है, स्विंग होता है, फिर आपका हाइबरनेट होता है, फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग है, ठीक है, स्ट्रट है। तो ऐसे बहुत सारे जावा में अंदर एडवांस लेवल पे जाओगे धीरे धीरे, जावा में बहुत सारी चीजें होती हैं जो की जाती हैं। तो उन सब का प्लेटफॉर्म जो है अब अलग अलग कंपोनेंट में, जैसे सर्वलेट, अपलेट, इन सब में अगर आप एप्लीकेशन डिजाइन करते हो और अगर आपस में उनको इंटीग्रेट करना, तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए। जो प्लेटफॉर्म आपको कौन प्रोवाइड करेगा, जेडीके। तो इसीलिए अगर मल्टीपल एप्लीकेशंस बने हुए हैं और उन सारे एप्लीकेशंस को आपस में इंटीग्रेट करना है हमें एक प्लेटफॉर्म पे, तो वो उस प्रोविजन के लिए, उस पर्पज के लिए आपको जेडीके यहाँ पे चाहिए। तो हमने यहाँ जेडीके क्यों इंस्टॉल किया, इसका पर्पज ये है कि फ्यूचर में हम भी सेलेनियम के साथ और भी जावा के एप्लीकेशन से इंटीग्रेट करेंगे। एट दैट मोमेंट हमें ये जेडीके की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हमने स्टार्टिंग में इंस्टॉल कर रखा है। और जेडीके के अंदर भी जेआरई होता है। तो अगर आप जाके मैन्युअली यहाँ से जेडीके के अंदर, तो यहाँ जेडीके के अंदर आप गए तो यहाँ पे देखो फिर से जेआरई, मतलब जेडीके एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर इटसेल्फ जेआरई है।
वही सारी लाइब्रेरी जो आप वहां से एक्सेस कर रहे हो। तो मतलब अगर आपके सिस्टम में जेआरई नहीं है, अगर सिर्फ जेडीके है, मतलब तब भी सब सब कुछ है आपके पास, ठीक है। लेकिन जब आप जेडीके इंस्टॉल करते हो तो जेआरई भी साथ के साथ इंस्टॉल कर देता है। बट इसको अगर डिलीट कर दो तो सिंपल सा जाके इसका पाथ फिर सेट करना होगा, इस जेआरई को पॉइंट करना होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया जेआरई और जेडीके। तो जेआरई से ही हमें अभी ज्यादा मतलब है, क्योंकि हम जो भी अभी जावा पढ़ने जा रहे हैं, जितना भी जावा में काम करेंगे, सब कुछ जेआरई पे ही करेंगे। ठीक ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है जावा जेडीके जेआरई के बाद एक चीज होता है आपका जावा सी। तो अगर किसी ने पहले पढ़ा होगा थोड़ा बहुत जावा, तो एक बात आती है जावा सी, और दूसरा होता है जेवीएम। तो जावा सी का मतलब होता है कि कंपाइलर। तो प्रोग्राम अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो कंपाइल होता है, राइट। जावा कंपाइल करता है। और जेवीएम क्या होता है कि ये इसका फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। ये एक्चुअल में आपका रन करता है प्रोग्राम को। जावा सी से जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है, और जेवीएम जो होता है रन होता है। अब ये कैसे इंटरनली काम होता है, कंपाइल होगा कैसे रन होगा, तो जावा जनरली कैसे काम करेगा। तो जावा जब कंपाइल होता है, तो कंपाइल किसको करता है, ये डॉट जावा फाइल को। जैसे मान लो abc डॉट जावा फाइल हमने बनाई, तो ये पहले कंपाइल होगी। कंपाइल होके ये क्या करेगी, abc डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब ये जावा फाइल कंपाइल हो, तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको कंपाइल करके, अगर इसमें एरर नहीं है तो इसको कंपाइल करके इसको डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देगा। और यही क्लास फाइल जो होती है आपकी क्या होती है, बाइट कोड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइट कोड। बाइट कोड क्या होता है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। तो यही जो इसके फीचर है कि जावा फाइल को कंपाइल करके क्लास में कन्वर्ट करना, और ये क्लास फाइल जो है बाइट कोड होती है, ये बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। तभी हम ये बोलते हैं कि जावा किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है, चाहे लिनक्स हो चाहे मैक हो, सब पे रन करता है। क्यों, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्यों है, बिकॉज ऑफ दैट बाइट कोड। तो जो भी बाइट कोड होता है वो हमेशा बाइनरी लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर लेता है, कोई भी प्रोसेसर जो है कंप्यूटर के, तो इजिली ये काम करता है। तो यही बाइट कोड को जेवीएम एग्जीक्यूट कर। अब जेवीएम क्या करेगा, इस क्लास फाइल को या इस बाइट कोड को उठाएगा, और अब ये एग्जीक्यूट करके सीधे प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन दे देगा कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो जेवीएम का काम क्या है, बाइट कोड को रीड करके प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देना कि ये एक्शन परफॉर्म करना है। तो ये काम जेवीएम का है। तो एक्चुअल जो रन होता है प्रोग्राम, वो कौन कर रहा है, जेवीएम कर रहा है। तो ये जो जेआरई है, इस जेआरई के अंदर ये जावा सी और जेवीएम दोनों के दोनों पहले से ही होते हैं, तभी आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है। तो लेट से चलो एक हम प्रोग्राम बनाते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे कंपाइल होता है और कैसे चीजें होती हैं। तो एक्लिप्स, जैसे अगर आपने किसी ने कॉलेज टाइम पे जावा किया होगा, तो सबसे पहले आप जावा में, जब हम कॉलेज टाइम पे, एक तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये होती थी कि हम नोटपैड पे प्रोग्राम बनाते थे। पता नहीं क्यों, जिसका आज तक मुझे लॉजिक नहीं समझ में आया, और शायद इसी वजह से किसी को प्रोग्रामिंग आती ही नहीं, बिकॉज ऑफ नोटपैड। अगर वो पहले से एक्लिप्स रहा होता तो शायद हम बहुत कुछ सीख सकते थे। तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहाँ पे हम क्या करते थे कि जैसे सपोज करो कोई क्लास बनाया था, क्लास ABC, फिर ऐसे ब्रैकेट बनाते थे और उसके अंदर हम कोड लिखते थे। अब जब भी आप कोई कोड लिखते थे वहाँ पे, कोड लिखने के बाद हम उसको डॉट जावा फाइल से सेव करते थे, और उसके बाद फिर कमांड में जाते थे। तो कमांड में जाके पहले लिखते थे जावा सी, फिर ये फाइल का नाम देते थे, लेट से ABC डॉट जावा समथिंग, ठीक है। और उससे पहले कभी कभी ये भी करते थे कि सेट क्लास पाथ करते थे, सेट क्लास पाथ। तो क्लास पाथ का मतलब जावा की लाइब्रेरी कहाँ पे है आपकी, ये जेआरई का पाथ देते थे। तो पहले क्लास पाथ सेट करते थे, जिसमें जेआरई लाइब्रेरी आती थी कि जेआरई कहाँ पे है, फिर सी से हम कंपाइल करते थे। फिर इसके बाद तीसरा कमांड होता था जावा ABC, बस एंटर कर दो, तो ये प्रोग्राम आपका रन होता था। तो ये स्टेप हम कॉलेज टाइम पे परफॉर्म करते थे, जब जावा सीखते थे कॉलेज टाइम पे, ठीक है। तो अब ये तरीका खत्म हो गया, अब हमें सिंपलेस्ट वे हो गया, कितना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रह गई। अब एक्लिप्स क्या करता है, ये सारा काम अपना अपने आप ही हमारा कर देता है। तो एक्लिप्स जो होता है, जब भी हम एक्लिप्स में कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो ये साथ के साथ कंपाइल करता है। तो जैसे हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, अब इस प्रोजेक्ट के अंदर देखो, सोर्स के अंदर मैं एक क्लास बनाता हूँ, सिंपल सा न्यू एक क्लास बनाया, और क्लास के अंदर जस्ट मैंने लिख दिया लेट से टेस्ट क्लास या ABC, ठीक है। जस्ट मैंने लिखा ABC, और अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फिनिश पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास ABC करके आ गया, ठीक है।
अभी देखो ये फाइल सेव नहीं है, तो क्या ये कंपाइल हो रही है बैकग्राउंड में? अब आपको चेक करना है। तो जावा क्या, इक्लिप्स क्या करता है कि जैसे आप लिखते हो कोड को, साथ के साथ ये कंपाइल करने लगता है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा आपको कि कंपाइल हुआ कि नहीं हुआ कोड? तो एक काम करो, इसके फोल्डर स्ट्रक्चर पे जाओ, ये टेस्ट जावा करके आपका प्रोजेक्ट है, इस पे राइट क्लिक करो और इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ। प्रॉपर्टीज से यहाँ पे इसके लोकेशन पे, ये इसका फिजिकल लोकेशन है, जो 3 प्रोजेक्ट हमने बनाए थे, ये इसका फिजिकल लोकेशन है। टेस्ट जावा के फोल्डर पे जाओ, तो इसके अंदर देखो बाय डिफॉल्ट क्या क्या चीजें होती हैं। जब भी हम एक्लिप्स में प्रोजेक्ट, ये का पाथ होता है, ये क्लास पाथ होता है। क्लास पाथ का मतलब जो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट में बताया आपको कि कमांड प्रॉम्प्ट से रन करने के लिए हमें पहले क्लास पाथ सेट करना पड़ता है, फिर हमें प्रोजेक्ट अगर किसी लोकेशन पे है तो प्रोजेक्ट का भी पाथ देना पड़ता है। तो एक्लिप्स क्या करता है, ये दोनों की फाइल बना रखा है कि क्लास पाथ और प्रोजेक्ट। तो मतलब बैकग्राउंड में कंपाइल करने के लिए वो कमांड रन करेगा, तो क्लास पाथ और प्रोजेक्ट का पाथ कहाँ से उठाएगा, ये 2 फाइल से। ठीक है, और यहाँ से ये एक तीसरी फाइल होती है सोर्स फाइल, जिसको जो हमें यहाँ पे दिखती है, ये SRC। ठीक है, तो ये SRC फाइल है, और इस सोर्स फाइल पे जाओगे आप, तो इसके अंदर ये आपका देखो प्रोग्राम फाइल है abc.java, भी आपने हमने बनाई है। ठीक है, अब सिंपली इसके बाहर एक और फोल्डर है बिन का, बिन को ओपन करो, तो बिन के अंदर भी देखो abc.class फाइल एक बन गई, जबकि हमने नहीं बनाई, लेकिन ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बिन का फोल्डर बना हुआ है, बन गया, और यहाँ पे abc.class फाइल बन गई। रीजन क्या हुआ कि जैसे आपने यहाँ पे कोड क्लास बनी, और जब भी आपने यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश किया, ये साथ के साथ कंपाइल कर देता है। तो कंपाइल किया तभी तो यहाँ एरर बताया कि एरर है यहाँ पे। तो मतलब हमने प्रोग्राम सेव नहीं किया अभी तक, सिर्फ टाइप किया। तो जैसे मैंने सिंपल सा लिखा system.out.println, या लिख दिया मैंने इंट, लेट्स से इंट एज इक्वल टू 5, तो अभी देखो कोई एरर नहीं है क्योंकि कंपाइल किया इसने, एरर नहीं है। लेकिन अगर मैंने सेमीकोलन हटा दिया तो एरर, कंपाइल फिर से किया और बता दिया एरर है। तो कंपाइलर क्या करता है, चेक करता है प्रोग्राम का कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर है कि नहीं। तो कंपाइलर बैकग्राउंड में क्या करता है, कंपाइल करता है, और कंपाइल करके क्या करेगा, क्लास फाइल कन्वर्ट, यहाँ पे बिन के अंदर ये क्लास फाइल बनाता जाएगा। मतलब बनाता क्या जाएगा, उसी को ओवरराइट करता जाएगा। तो यहाँ पे ये क्लास फाइल बन गई, और यही क्लास फाइल अब जेवीएम जब रन करेगा तो इसी क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करेगा वो। तो इसीलिए जब जेवीएम इसको एग्जीक्यूट करता है तो ये बिन फोल्डर से ही वो जावा क्लास को उठाएगा और वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। ठीक है, अब इसको आप चाहे सेव करना तो सेव कर लो, तब भी ये फिर से कंपाइल करेगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि जावा में हमने कुछ भी लिखते हैं तो बैकग्राउंड में कंपाइल कर लेता है एक्लिप्स, अपने आप हमें एरर बता देता है, और जैसे आप सेव कर लेते हो तो उसका फाइनल वर्जन क्लास सेव हो जाती है। और अब इसी को जब हम रन करेंगे रन बटन से, तो वो क्लास फाइल जो बिन के अंदर बनी हुई है वो सीधे सीधे जेवीएम एग्जीक्यूट करता है, और वो बिन फाइल यहाँ पे हमें नहीं दिखती, क्योंकि काम किस पे कर रहे हैं, डॉट जावा फाइल्स पे कर रहे हैं, क्लास फाइल पे नहीं करते हम काम। क्लास ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, उसको हम एडिट नहीं कर पाते, इसलिए वो यहाँ पे नहीं देखती, क्योंकि उसकी जरूरत हमें नहीं है, वो बैकग्राउंड में फाइल्स क्रिएट होती हैं। अब यही चीज होती है, कोड को डिप्लॉय करते हैं, सर्वर को डिप्लॉय करते हैं। जैसे मान लो सिलेनियम की कोड हमें मिली, तो सिलेनियम का कोड हमें क्या लिखा है हम नहीं देख सकते इतने आसानी से, क्योंकि वो क्लास फाइल हमें दिया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं दिया गया है, राइट। तो जैसे हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया और हम चाहते हैं कि हमारा कोड, सोर्स कोड कोई ना देख पाए, सिर्फ वो यूज कर पाए। ठीक है, तो हम अपनी क्लास फाइल उठा के उसको दे देंगे, वो हमारी क्लास फाइल से अपना काम कर लेगा, लेकिन हमारे सोर्स कोड को नहीं देख पाएगा, समझ नहीं पाएगा, और वो उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएगा समथिंग। तो सिमिलर मैनर यहाँ से जब हम सेलेनियम लेते हैं, तो सेलेनियम की भी जो लाइब्रेरी हमें यहाँ से मिली हुई है, इसके अंदर भी अगर जाके देखो तो ये सारे पैकेजेस बने हैं, पैकेजेस के मतलब फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर सारी क्लासेस हैं। तो जैसे अगर हम देखें क्रोम ड्राइवर अपना org.open किए हुए और selenium.chrome, तो ये है, इसके अंदर जाके देखो तो वे क्रोम ड्राइवर डॉट क्लास फाइल हमें मिली है, हमें जावा फाइल नहीं मिली है। और इसको यहाँ से डबल क्लिक करो तो ये ऐसे फॉर्मेट में ओपन होगी, कि आपको पता नहीं चलेगा कि सोर्स कोड क्या लिखा है, ऐसे दिखेगा, में ही नहीं आएगा क्या चल रहा है इसके अंदर। लेकिन सीधे सीधे हम इस क्लास का एक्सेस कर पा रहे हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसका मेथड एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। तो सिमिलर मैनर हम अपनी भी क्लासेस किसी को दे सकते हैं, लेकिन जावा फाइल नहीं देने का। जावा फाइल दिया तो मतलब आपने सोर्स कोड दे दिया उसको अपना, और जब सोर्स कोड दे दिया तो मतलब वो सोर्स कोड में कुछ भी कर सकता है समथिंग। तो होपफुली आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी
होंगी अभी तक, जो चीज़ें मैंने आपको बताई। कहाँ गया दूसरा नोटपैड? ठीक है, यही कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिक कंसेप्ट कि जेडीके, जेआरई, जावा, सी, जेवीएम क्लास कैसे बनती है, जावा इंटरनली काम कैसे करता है, कैसे क्लास फाइल कन्वर्ट होती है, रन कौन सी फाइल होती है, कौन जावा सी किस पे काम करता है, जेवीएम किसको रन करता है। तो होपफुली ये सारा कंसेप्ट आपको बेसिक क्लियर हो गया। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं, एक बार बोल दो कोई। नो सर। ओके, थैंक यू। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ तक हमारा जावा का कंसेप्ट बेसिक बेसिक सबने थोड़ा सा समझ लिया। अब जावा के वर्जन्स के बारे में समझते हैं कि जावा के कौन से वर्जन पे एक्चुअल में हम काम कर रहे हैं, या इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि जावा का कौन से वर्जन पे आप काम करते हो, क्यों वो वर्जन पे काम करते हैं। तो हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट। तो आज में हमने जो जावा इंस्टॉल किया है वो हमारा वर्जन है। आप इवन कमांड प्रॉम्प्ट से भी जाके चेक कर सकते हो कि cmd में जाओ और यहाँ से कमांड रन करो जावा स्पेस हाइफन वर्जन। ठीक है, यहाँ से आपका बताता है जावा वर्जन 1.8। 1.8 पे काम कर रहे हैं। कभी कभी लोग मुंह से ऐसे भी बोलते हैं जावा 8, हम जावा 8 पे काम कर। तो ठीक है, वो भी ठीक है, उनका भी कहना कि जावा 8 बोल लो या 1.8 बोल दो। एक्चुअल वर्जन 1.8 है, बट नॉर्मल लैंग्वेज में क्योंकि 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे ही शुरू हुआ था जावा। ठीक है, तो इसीलिए लोग से 1, 2, 3, 4 इस समझते हैं कि अभी हम जो काम कर रहे हैं जावा 1.8 मतलब जावा 8 पे काम कर रहे हैं एक तरीके। अभी जावा के वर्जन और कितने आ चुके हैं? जावा 9 मार्केट में आ चुका है, जावा 12 आ चुका है, और भी शायद जावा का लेटेस्ट वर्जन अगर मैं देखूं, लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा तो जेडीके 14 तक आ चुका है, जो कि 17 तारीख को, मार्च 17, 2020 को रिलीज लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, तो अब कई सारी चीजें होती हैं कि एक होता है कि ऐसे मल्टीपल रिलीजेस आना, बट एक होती है स्टेबल रिलीजेस। स्टेबल रिलीजेस का मतलब उस पर जिस पे प्लेटफॉर्म पूरा बना होता है। तो यहाँ पे अभी तक क्या था कि जब हम सिलेनियम पढ़ रहे थे, अभी हम सिलेनियम का कौन सा वर्जन पढ़ते हैं, तो सिलेनियम जब आया था मार्केट में, तो अब किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन और भी पूछा था चैट पे कि वो आईडी और कुछ आरसी वगैरह के बारे में भी क्या होता है। तो ठीक है, अभी थोड़ी देर में मैं उस पे आता हूँ, तब मैं समझाऊंगा कि क्यों जरूरत है अपने को। तो बेसिकली ये जो सिलेनियम है, हम सिलेनियम के लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं। तो अगर यहाँ सिलेनियम के ऑफिशियल साइट पे, तो selenium.hq.org इस पे जाओगे तो ये रिडायरेक्ट करेगा डेव पे, selenium.dev, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे जब आप डाउनलोड्स पे क्लिक करोगे तो ये लेटेस्ट वर्जन आपका स्टेबल वर्जन 3.14 समथिंग है। और जबकि अभी रिलीज एक और रिलीज इसका आया है, अल्फा वर्जन सेलेनियम 4। तो अब इसको हम जब अल्फा, ये फिक्स हो जाएगा, मतलब अल्फा वर्जन का मतलब आपको समझ में ही आता है, जैसे अल्फा बीटा वर्जन की रिलीज होना, कि अभी ये ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ, जस्ट रिलीज हुआ है। पब्लिक इसको यूज करे, देखे क्या क्या चीजें हैं, कोई बग वग हो तो फिक्स करे। ठीक है, तो इस पर्पज के लिए ये अल्फा, अभी फिर बीटा वर्जन रिलीज होगा, उसके बाद स्टेबल वर्जन इसका आएगा। तो जब स्टेबल वर्जन 4 आएगा तब हम 4 पे स्विच करेंगे, बट अभी तक का लास्ट लेटेस्ट स्टेबल वर्जन क्या है? 3.14। तो ऐसे ही जो सिलेनियम था, तो सिलेनियम कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये सिलेनियम जो वेब ड्राइवर हम पढ़ रहे हैं, ये सिलेनियम 2 से स्टार्ट हुआ। तो सिलेनियम की जो हिस्ट्री, डाउनलोड भी हो गया, तो स्टार्ट करें। तो सिलेनियम की अगर हिस्ट्री की हम बात करें, तो सिलेनियम सबसे पहले 1.0 रिलीज हुआ था, जब इसको हम सिलेनियम बोलने शुरू किए। इससे पहले हम इसको सिलेनियम नहीं बोलते थे, इसके पहले ये आईडी था। तो जैसे अगर हम बात करें, तो चलो कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। तो सिलेनियम सबसे पहले ऐसे नहीं आया था, इसका नाम सिलेनियम नहीं था। तो सबसे पहले एक आईडी बनी थी। ठीक है, एक आईडी बनी थी। आईडी का मतलब एक फायरफॉक्स का या क्रोम का। तो सबसे पहले ये फायरफॉक्स के लिए आया था। तो एक रिकॉर्डर था, मतलब एक प्लगइन था, ऐसे सिंपल सा क्लिक करो, ऐसे प्लगइन ओपन होगा और वहां से अपने टेस्ट केसेस को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ओपन करो, यहाँ यूआरएल डालो, लेट्स से http, ये आपका लोकल होस्ट, और यहाँ से ओके करो। वो सॉरी, यूआरएल ये था, वो प्रोजेक्ट का नाम देना था, बट ठीक है, http://
लोकल होस्ट कॉलन 100, यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग करो। ये एप्लीकेशन ओपन करेगा और एप्लीकेशन पे आप जो भी एक्शंस परफॉर्म करोगे, ठीक है, ये हर एक स्टेप को रिकॉर्ड कर लेगा। तो यहाँ से जाके फिर इसको स्टॉप कर दो। अब आईडी ओपन करो फिर से, कहाँ गया आईडी, ये है, यहाँ से जाके स्टॉप कर दो। तो लॉजिकली ये क्या किया, टेस्ट नेम ABC कर दो, ओके। तो ये देखो ये सारे स्टेप्स को रिकॉर्ड किया कि नेम में क्लिक किया जाके, फिर टाइप किया ये, फिर लॉगिन थीम को क्लिक किया, फिर सेलेक्ट किया उसमें से वैल्यू ये, ऐसे ये सारे स्टेप्स रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। तो इनिशियली क्या था कि ये एक आईडी ऐसे बनी थी फायरफॉक्स की प्लगइन, वो भी फायरफॉक्स पे सिर्फ चलता था। तो एक प्लगइन बना था जावास्क्रिप्ट में, सबसे पहले थॉटवर्क्स ने बनाया था इस प्लगइन को। तो यहाँ से फायरफॉक्स की जो भी एक्टिविटी वेब पे होती थी वो रिकॉर्ड हो जाती थी, और इसको अगर प्ले करोगे तो ये सिमिलर यही बिहेवियर एप्लीकेशन लगता था, ठीक है। तो इसको हम आईडी बोलते थे, आईडीई। तो बाद में इसी कॉन्सेप्ट को डेवलप करके इसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो आईडी को बाद में नाम दे दिया गया सेलेनियम। इसी आईडी को बाद में नाम दे दिया गया कि ये सेलेनियम, ठीक है। तो अब सबसे पहला जब सेलेनियम वर्ड आया पिक्चर में तो सेलेनियम आईडी आया। तो फायरफॉक्स का प्लगइन था जिसमें रिकॉर्ड एंड प्ले करते थे, और ये सन 2003 या समथिंग में आ गया था, और कोई यूज नहीं कर पाता था। यूज क्या करना होता था कि जैसे जो उस टाइम पे 2003 के आसपास अगर सोचो, तो खैर आप लोग में से तो बहुत लोग हाई स्कूल इंटर में रहे होंगे, बट फिर भी उस टाइम पे क्या था सिचुएशन सेलेनियम आईडी का कि कोई फायरफॉक्स ब्राउजर तक नहीं यूज करता था सब, और क्रोम तो था ही नहीं उस टाइम। तो सब इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते थे बाय डिफॉल्ट विंडोज के साथ, राइट। एक्सपी हुआ करता था विंडोज उस टाइम पे। तो अब सिर्फ फायरफॉक्स पे जब कोई एप्लीकेशन बनते ही नहीं थे, टेस्ट ही नहीं होते थे, तो इसका कोई यूज ही नहीं था। तो बाद में लोगों को ड्राइवबैक कि यार हमें ऑटोमेशन करना है। पिक्चर में ऑटोमेशन आज से नहीं, ऑटोमेशन बहुत पहले से था, लेकिन लोग सोचते गए, तो फिर इस थॉटवर्क्स ने एक इसकी लाइब्रेरी दूसरी बनाई जिसका नाम रखा आरसी, रिमोट कंट्रोल नाम दिया, और इसका शॉर्ट नेम था आरसी। तो ये क्या था, एक प्रोग्रामिंग सीधे सीधे, जैसे ये जार फाइल जो आप देख रहे हो ये हमें अभी दिख रही है, ऐसे ही वो लाइब्रेरी थे। ये जो लाइब्रेरी है हमारे पास ना, ऐसे एक जार फाइल रिलीज किया जावा में, तो ऐसे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिलीज किया, जिसमें कि इसके पास अपना कोई यूआई नहीं है। जैसे सेलेनियम के पास भी अपना कोई यूआई नहीं है, ये एक लाइब्रेरी है सिंपल सा, इसको हमें यूज करके फीचर्स हमें खुद लिखने, ठीक है। तो वैसे ही इस जो 1.0 रिलीज हुआ ये आरसी, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना, तो जिसकी वजह से ये अब किसी को भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती थी तो वो ऑटोमेशन कर पाता था। तो जो लिमिटेशन आईडी की थी कि सिर्फ फायरफॉक्स पे काम करता था, तो ये कोड आने की वजह से इसको आई पे भी लोग रन करने लगे, और कस्टमाइज करके अब कोड लिखने लगे, क्योंकि आईडी में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे कि इफ कंडीशन नहीं लगा पाना, लूप नहीं लगा पाना, पैरामीटराइज नहीं कर पाना, डेटा कैसे पास करेंगे एक्सेल वगैरह से। तो ये सब लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से लोग नहीं कर पाते थे। तो जब बैकग्राउंड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो गया, तो अब प्रोग्रामिंग में हम कुछ भी कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पावर आ गई। तो उस टाइम पे इसका नाम आरसी था, और यहीं से ऑफिशियल नाम रिलीज हुआ सेलेनियम 1.0। तो इसी को हम बोलते थे सेलेनियम 1.0। तो इसके भी अपने चैलेंजेस थे। इसके भी अपने चैलेंजेस ये थे कि इसको पहले काम करने के लिए हमें सर्वर स्टार्ट करना पड़ता था, और इसका इंटरनल आर्किटेक्चर जो था वो बहुत कॉम्प्लेक्स, स्लो था थोड़ा सा, लोगों को समझ में कम आता था, और हैवी था ये। तो इसकी वजह से इसमें भी बहुत सारी लिमिटेशंस थी कि जैसे माउस मूवमेंट के एक्शंस नहीं कर पाना, ठीक है। तो जिसकी वजह से फिर बाद में थॉटवर्क्स कंपनी के साथ गूगल ने काम करना स्टार्ट किया, और एक नया रिलीज निकाला जिसका नाम रखा वेब ड्राइवर। और उस टाइम जब ये रिलीज निकली, तो उस टाइम पे इसका नाम दिया गया सेलेनियम 2.0। तब से वेब ड्राइवर की रिलीज शुरू हुई। तो सबसे पहला सेलेनियम की जो रिलीज निकली, तो ऐसे ही लाइब्रेरी का नाम था, जो अभी ये लाइब्रेरी देख रहे हो ना, लाइब्रेरी का नाम था ऐसे सेलेनियम लिखा हुआ, जैसे लिखा आ रहा है सेलेनियम हाइफन सर्वर हाइफन स्टैंड अलोन समथिंग ना। तो ये स्टैंड अलोन जो ऐसे लिखा आ रहा है, तो ऐसे हाइफन 2.01, ऐसे 2.12, ऐसे ऐसे करके हर महीने एक एक रिलीज आती गई। तो सबसे लास्ट रिलीज जो इसकी आई थी, जो मुझे याद है, 2.52 तक आई थी ऐसे।
तो ऐसे मैंने इसके सारे रिलीजेस पे लगभग काम किया था, 20, 20, 21। इसका मोस्ट स्टेबल रिलीजन था 42, और 44 भी अच्छा रिलीज था, और सबसे लास्ट तक गया 52 तक आई थिंक। तो ऐसे हर महीने इसके रिलीजेस आते रहते थे नए नए। और फिर इसको हम बोलते थे सेलेनियम 2.0। ये कंपेटेबल किसके साथ था? ये जावा 7 था, मतलब जेडीके 1.7 पे चलता था ये, जावा 8 पे नहीं चलता था, इसकी अपनी प्रॉब्लम। फिर तब उस टाइम पे जावा 8 मार्केट में आया जस्ट, और स्टेबल वर्जन आया, तो सारे के सारे जितने भी जावा 7 के प्लेटफॉर्म पे जितने भी इंडस्ट्री में एप्लीकेशन चलते थे, वो एप्लीकेशन माइग्रेट होना शुरू किए जावा 8 पे। तो जावा 8 बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म डिजाइन हुआ था उस टाइम पे, वर्जन बहुत सारे फीचर्स के साथ आया था। तो जब जावा 8 आया तो लोगों को सिस्टम में बाय डिफॉल्ट जावा 8 इंस्टॉल होने लगा, तो सेलेनियम जो है अब ये सपोर्ट नहीं करता था। लेटर ऑन कुछ और फीचर के साथ सेलेनियम लगभग किस 2011 में आई थिंक, 11 में नहीं, 12 या 13 के अराउंड, 13 में ही शायद, तो सेलेनियम का थर्ड रिलीज आया, इसी का तीसरा रिलीज आया 3.0, 3.0.0। तो यहाँ से फिर ये जावा 8 के कंपेटेबल हुआ, और यहाँ से हम इसको बोलना शुरू किए सेलेनियम 3 जनरेशन, मतलब सेलेनियम की तीसरी सीरीज पे हम काम करना स्टार्ट किया। तो पिछले 5, 6, 7 सालों से हम आज तक इसी सेलेनियम 3 पे काम करते हैं, और इस पे भी रिलीज जैसे 3.1 आया, 1.2 आया, अभी तक आके हमारे पास वर्जन आया 1.4 तक समथिंग आ चुका है, 1.4, 1.59 समथिंग, इतने ऐसे रिलीजेस आए हैं। तो इसमें 3.14 में भी मल्टीपल रिलीजेस आ चुकी हैं। तो अब सबसे लेटेस्ट रिलीज हमारे पास यही है, इसको हम बोलते हैं सेलेनियम 3.0। तो या इसको आप सेलेनियम 3 बोलो, या एक्चुअल में वेब ड्राइवर। अभी एक्चुअल में पूरा तब से ये वेब ड्राइवर ही पिक्चर में है मार्केट में, और ये जो आईडी और आरसी था, ये आउटडेटेड हो चुके हैं, तो ये पिक्चर से बाहर है। अब अगर हम सेलेनियम की बात करते हैं आज के डेट में, अगर आप कुछ बोलते हो मुझे सेलेनियम सीखना है, तो एक्चुअल आप सेलेनियम क्या करते हो? आप सेलेनियम में वेब ड्राइवर सीखते हो, और वेब ड्राइवर पे ही एक्चुअली काम करते हो आप। तो लॉजिकली जितना भी आपने अभी तक कोड लिखा, हर चीज कहाँ से शुरू हो रही है? वेब ड्राइवर से। तो सेलेनियम अगर टेक्निकल टर्म में आप बोलो तो आप वेब ड्राइवर पे काम करते हैं, बट ठीक है, ब्रांड है, ये नाम बन चुका है सेलेनियम, तो सेलेनियम पे काम करते हो, ऐसे समझो। तो सेलेनियम की हम लेटेस्ट वर्जन पे काम करते हैं, लेकिन ये कंपेटेबल किसके साथ है? जावा 8 के साथ। तो इसलिए हमें यहाँ पे अभी जावा 8 चाहिए। अब सेलेनियम 4.0 जो रिलीज होगा, तो अभी इवन सेलेनियम का ये जो लेटेस्ट वर्जन है, सेलेनियम ये जावा के 9 वर्जन पे भी काम करता है, बट अभी आज के डेट में 90%, 90 क्या, 98% जो जावा के प्लेटफॉर्म है इंडस्ट्री में, आज भी वो जावा 8 पे ही है। तो अभी जावा 14 या ये 9 पे माइग्रेशन नहीं हुई है, ठीक है। तो जब वो माइग्रेशन होगा, बड़ा माइग्रेशन होगा एक, तो वो जावा के किस स्टेबल वर्जन पे माइग्रेशन होती है, 14 या 12 या 9 किस पे होता है, वो डिपेंड करता है। बट तब तक आज के डेट में, आज तक इंडस्ट्री में हर जगह अगर आप जाके देखो, अपनी भी कंपनी में पूछो डेवलपर्स से, या खुद होगा आपका सिस्टम ऑफिस का, उसमें जाके देखो, तो हर जगह जावा 8 मिलेगा आपको, 1.8। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया। और इसी के साथ एक कंपोनेंट इसके अंदर और चलता था, जिसको हम बोलते थे ग्रिड। तो आज के डेट में अगर आप पुरानी साइटें कहीं से जावा के सेलेनियम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आपको बताता है कि सेलेनियम में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, आईडी, आरसी, वेब ड्राइवर और ग्रिड। तो एक्चुअल में ये दोनों से हमें कोई मतलब नहीं, इन दोनों में आप टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। पढ़ ही रहे हैं, और हम ये भी पढ़ेंगे। तो ग्रिड भी एक लाइब्रेरी है, बेसिकली इसी के अंदर है ग्रिड का कंसेप्ट भी, जिसका काम होता है पैरेलल एग्जीक्यूशन, या डिफरेंट रिमोटली डिफरेंट मशीन्स पे एग्जीक्यूशन करना। कि जैसे मान लो कि हमने अपना एक सॉफ्टवेयर, मतलब हमने 100 टेस्ट केस ऑटोमेटिक, और इस 100 टेस्ट केस को हमें विंडोज मशीन पे भी एग्जीक्यूट करना है, बट साथ के साथ हमें सफारी ब्राउजर पे, मतलब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे सफारी पे एग्जीक्यूट करना है। सिमिलरली लिनक्स प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, हमें क्रोम पे एग्जीक्यूट करना है समथिंग। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, या इवन मोबाइल डिवाइस पे रन करना है, मोबाइल के ब्राउजर, एंड्रॉयड ब्राउजर्स पे रन करने हैं, आईओएस ब्राउजर्स पे रन करना है, तो सेम टाइम पे पैरेलली डिफरेंट मशीन्स पे एग्जीक्यूशन करना, तब ये पिक्चर में आएगा ग्रिड। और ग्रिड से क्या होगा? टाइम बचता है हमारा, क्योंकि एग्जीक्यूशन फास्ट हो गया। क्योंकि अगर आपके पास 100 टेस्ट केसेस है, आप
आप एक बार आई पे रन करोगे, फिर आप एक बार क्रोम पे रन करोगे अगर सिक्वेंसली, फिर एक बार आप फायरफॉक्स पे रन करोगे तो टाइम लगेगा कि अगर 100 टेस्ट केस एग्जीक्यूट होने में 4 घंटे लगते हैं तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4-4 घंटे जितने कॉम्बिनेशन पे। क्योंकि सपोज करो अगर आप जीमेल एप्लीकेशन यूज करते हो तो जीमेल एप्लीकेशन आप मोबाइल में भी यूज करते हो, उसका ऐप भी है, उसको ब्राउजर में भी ओपन कर सकते हो, आप किसी भी ब्राउजर में ओपन कर सकते हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वो चलेगा। तो जहां जहां पे उसकी कंपेटेबिलिटी है टेस्टिंग लॉजिकली हर जगह होनी चाहिए ना, तो सेम तरीके से टाइम बचाने के लिए हम ग्रिड यूज करेंगे फ्यूचर में। ओके, तो यहाँ तक हमने बेसिक जावा के बारे में और बेसिक सेलेनियम की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ होपफुली क्लियर कर दिया। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है? I'm audible? यस सर। यस सर। perfect। चलो ठीक है। Yes, sir. अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ तक हमें सब समझ में आ गया, बैकग्राउंड हमें समझ में आ गया। अब एक्चुअल में जावा में वापस चलते हैं और अब कोड लेवल की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था, तो सबसे पहले जब हमने क्लास बनाई जावा में, तो जावा में हमें एक प्रोजेक्ट बनाना होता है और प्रोजेक्ट में क्लास बनानी होती है और यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करना होता है। तो जावा में एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी जावा में कोड लिखते हैं तो ये पब्लिक होता है और ये क्लास होती है, फिर क्लास का नेम होता है, ये ब्रैकेट होता है, ऐसे समथिंग। तो अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये क्यों होता है? तो इसका कंसेप्ट इसके पीछे ये है कि जावा जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट से ये सब कुछ बाइंडिंग इसकी होती है प्रोग्रामिंग की। मतलब जैसे एक एग्जांपल लें कि नॉर्मल वे में समझो कि जैसे अगर हम क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं, आज के डेट में सपोज करो हमारी एक क्लास है, चलो वर्चुअल क्लास ही सही, तो ये एक हमारी क्लास है सेलेनियम की जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो हर एक क्लास में क्या होता है, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट? क्लास के अंदर क्या होती है? एट्रीब्यूट्स होती हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब हो गया कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ मेथड्स होती हैं। तो वैसे ये भी एक क्लास है। तो इस क्लास में तो जैसे हम जो क्लास पढ़ते हैं, तो लेट्स से मैंने इस क्लास का नाम रखा, अभी एरर आएगा बट ऐसे समझो कि हमारी क्लास का नाम है, लेट्स से हम सेलेनियम पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसके अंदर हमारे मेथड्स क्या क्या हैं? मेथड्स में हम लिख सकते हैं कि लेट्स से पब्लिक वॉइड मेथड हो गया स्पीकिंग, ये एक्शन हो रहा है ना, ऐसे ही आप लोग क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, तो आपका हो गया लिसनिंग, रीडिंग। तो ये सारे क्या एक्टिविटीज परफॉर्म हम कर रहे हैं इस क्लास के अंदर। और किस पे कर रहे हैं? किस पे कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं या किसी एट्रीब्यूट पे कर रहे हैं। तो जैसे अब नेम हो गया कि लेट्स से यहाँ पे एक बंदा है, स्ट्रिंग, लेट्स से नेम, नेम में हमने नाम दे दिया संजीव, ठीक है? तो संजीव अब यहाँ पे एक तरीके से अपने आप में एक एट्रीब्यूट मतलब एक वेरिएबल है, ठीक है? वेरिएबल का मतलब हो गया कि जिसकी कुछ फिजिकल वैल्यू हो, ठीक है? तो जैसे या तो इसको फिर हम बाद में एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बोलेंगे, बट अभी के केस में इसको समझिए ये वेरिएबल है। और यही वेरिएबल अगर किसी दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो सपोज करो कि अभी हमारे पास ये सेलेनियम की क्लास चल रही है कि एक, अब मान लो दोपहर में आप मेरे से मिलो तो मेरे पास एक आरपीए की क्लास चल रही है। तो अगर उस आरपीए क्लास का कोई स्टूडेंट अगर आके बताना चाहे आपकी क्लास में, अगर ज्वाइन करे आके बताए कि वो आरपीए में क्या क्या चीजें हैं, एक्सप्लेन करे, तो एटलीस्ट क्या हुआ कि वो बंदा आरपीए क्लास का एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे। तो मतलब वो बंदा एक रेफरेंस है हमारे लिए कि कौन से क्लास का, आरपीए क्लास का एक रेफरेंस है वो हमारे लिए, जिसको आरपीए क्लास की सारी चीजें पता है। सो सिमिलरली अगर संजीव इस क्लास में है और अगर संजीव किसी दूसरे क्लास को जाके इन्फॉर्मेशन यहाँ से पास करनी है या किसी बंदे को इस क्लास के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो वो संजीव से कॉन्टैक्ट किया, संजीव सब बता देगा कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, स्पीकिंग, रीडिंग, जो भी हम कर रहे हैं, तो क्या एक्शंस है और कितने लोग पढ़ रहे हैं वो भी हम बता सकते हैं। तो ये क्या होती है, क्लास की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो क्लास के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? तो क्लास के अंदर वेरिएबल्स होती हैं, क्लास के अंदर मेथड्स होती हैं और क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम डिफाइन भी कर सकते हैं। और एक मिनट, फोन आ रहा है।
सॉरी। तो यहाँ से अभी इसके बारे में और डिटेल में समझ में आएगा धीरे धीरे जब हम इस पे काम करना शुरू करेंगे। तो बट अभी के लिए हाई लेवल ऐसे समझो कि कुछ क्लास है, जैसे क्लासरूम होता है, उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऑब्जेक्ट उसमें, जैसे अब क्लासरूम है तो क्लासरूम में हमारे पास, चूंकि ये वर्चुअल है तो यहाँ तो नहीं समझ सकते, बट फिजिकली जैसे टेबल होती है, चेयर्स होती है, एसी होती है, प्रोजेक्टर्स होते हैं, लैपटॉप्स हैं, बंदे हैं, जो वो सबके सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स है उस क्लास। क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट मतलब एंटिटी जिसकी कुछ वैल्यू हो, कुछ साइज हो, ठीक है, तो वो एक ऑब्जेक्ट होता है और उसी ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे हम काम करते हैं। तो अभी आई नो अच्छे से नहीं समझ में आया, अच्छे से धीरे धीरे समझ में आएगा अभी कुछ देर में। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं कि चूंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसीलिए नाम रखा गया क्योंकि ये सब कुछ बाइंडिंग इसकी जो है सारी क्लासेस की डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू बाइंडिंग होती है। ऑब्जेक्ट के थ्रू ही ये क्लास दूसरे क्लास को इंटरेक्ट करता है, रेफर करता है, यूज करता है फीचर्स को, इसीलिए इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। अब सिंपल सा समझो कि अब जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, अगर कोई भी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो पता कैसे चलेगा आपको, उसकी स्टार्टिंग ऐसे ही होगी कि सबसे पहले क्या होगा, एक क्लास बनेगा और क्लास के बाद उसका क्लास का नेम होगा, ठीक है, जैसे इसका नाम था एबीसी, और उसके बाद एक ब्रैकेट होगा, यहाँ से क्लास की बॉडी स्टार्ट होगी और यहाँ पे बॉडी क्लोज होगी। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चाहे वो सी शार्प हो, चाहे ये हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होंगे, तो वहां पे सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, क्लास। तो कोई भी पेज बनेगा तो पहले क्लास होगा, क्लास का ये नेम है, फिर ये क्लास की बॉडी स्टार्ट हुई और यहाँ पे क्लास की बॉडी क्लोज हुई। तो अब कुछ भी अगर हमें जावा का कोड लिखना होगा, इस क्लास की बॉडी के अंदर ही लिखना होगा, बाहर आप कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। ये क्लास के अंदर ही हर चीज डिफाइन करनी होगी। तो अब ये फिक्स है, तो क्लास एक रिजर्व कीवर्ड है। तो किसी क्लास को डिफाइन करने के लिए हमें क्लास कीवर्ड बताना पड़ता है। जैसे हम डिफाइन होते हैं ना कि भाई हम मेल हैं या फीमेल है समथिंग, या हम आगे अपने सैल्यूटेशन टाइप लगाते हैं ना कि मिस्टर है, मिसेज है, डॉक्टर है, समथिंग। तो कैसे हम कैटेगरीज डिफाइन करते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी ये डिफाइन होता है कि क्लास, दिस इज द क्लास एंड दिस इज द क्लास नेम। अब क्लास का जो नेमिंग कन्वेंशन होता है वो आपका स्टार्ट कैसे होता है, कोई भी स्ट्रिंग से। मतलब स्टार्ट करने के लिए पहला लेटर जो है वो आपका स्ट्रिंग होनी चाहिए। स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो स्टार्टिंग में हमेशा ये स्ट्रिंग होगा और लेटर ऑन जाके ये आप इसमें 1 2 3 वगैरह ऐड कर सकते हो। बट क्लास के नेम में कभी भी आपका कोई और स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएगा एक्सेप्ट अंडरस्कोर और डॉलर। अंडरस्कोर चलेगा, डॉलर चलेगा, ये दो स्पेशल कैरेक्टर ये एक्सेप्ट करे, लेकिन इसके अलावा और कोई स्पेशल कैरेक्टर इसको नहीं सूट। तो क्लास स्टार्ट किससे होगी, स्ट्रिंग से। एबीसी 1 हो सकता है, एबीसी डॉलर 1 हो सकता है, ठीक है, एबीसी अंडरस्कोर 1 हो सकता है, ऐसे चलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में सोचो कि ये नंबर 1 एबीसी हो जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा जावा में। तो जावा का जो क्लास का नेमिंग कन्वेंशन है, तो वो चाहे स्मॉल लेटर से स्टार्ट करो चाहे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करो, डजंट मैटर, ठीक है। तो ये हुआ क्लास की नेमिंग कन्वेंशन। क्लास का नाम बनाने के बाद आपको वो ब्रैकेट लिखना जरूरी है, ब्रैकेट बनाना मैंडेटरी है, ठीक है। और इसके पहले जब हमने लिखा था बाय डिफॉल्ट क्लास क्रिएट किया था, तो उसके आगे ऐसे भी लिखा था पब्लिक। तो पब्लिक बाय डिफॉल्ट लिखा इसलिए आता है कि पब्लिक का मतलब हो गया कि ये जो क्लास हम बना रहे हैं इसके अंदर जो कोड लिखेंगे उसका एक्सेस लेवल क्या होगा, प्रिविलेज क्या है इस क्लास की। तो मतलब उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। पब्लिक का मतलब हो गया कि पब्लिकली वो कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक, ठीक है। लेटर ऑन हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कब बनाते हैं। बट अभी के केस में आपको सिंपल से समझना कि जब भी कोई क्लास बनेगी वहाँ पे पब्लिक लिखा आएगा, फिर क्लास का नाम होगा, ये क्लास का नेम है, ब्रैकेट स्टार्ट होगा, इसके अंदर अपने को कोड लिखना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी कोड लिखोगे तो डायरेक्ट अगर आप यहाँ पे ऐसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखने की कोशिश करोगे तो ये इंटेलिजेंस काम भी नहीं करेगा और कुछ भी नहीं चलेगा ठीक से, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो एक्चुअल में डायरेक्ट कोड आप नहीं लिख सकते क्लास के अंदर। तो क्लास के अंदर डायरेक्ट अगर कुछ भी लिखना है तो आपको पहले एक वेरिएबल बनाना होगा। मतलब ऐसे वेरिएबल अगर आप डिफाइन करोगे तभी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये सही है पैटर्न। लेकिन कोई एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता है, सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं। एक्शन अगर आपको बनाना है या कोई मेथड बनाओगे तभी आप कोई काम कर सकते हो। तो एक्शन बनाने के लिए तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई मेथड बनाना पड़ेगा। तो जैसे लेट से मैंने एक मेथड बनाया
कि एक सिंपल सा लॉजिक बनाता हूँ कि लेट्स से इंट एक बी इज इक्वल टू लेट्स से 20, दिस इज द अनदर वेरिएबल। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि ये इंट क्या है और ये सब क्या है। और यहाँ पे एक मेथड मैंने बनाया पब्लिक वॉइड, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए सिंपल सा ये मेथड बनाने का तरीका होता है कि पब्लिक वॉइड मेथड ऐसे लिखते हैं, फिर उसके अंदर यहाँ पे हमें लिखना होगा कि लेट्स से इंट सम या ऐड इज इक्वल टू ए प्लस, ये हमने एडिशन परफॉर्म किया। लेकिन अब इसके अंदर हम अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगा के इस ऐड को प्रिंट करोगे तो ये प्रिंट नहीं होगा। यहाँ से जैसे आप इसको रन करोगे ये आपको क्या क्या देता है, ये आपकी कोई पुरानी क्लास ना एग्जीक्यूट करने लगे दूसरे प्रोजेक्ट की। ये देखो क्रोम ड्राइवर एग्जीक्यूट कर रहा है, पिछला क्लास जो एक्सपाथ वगैरह लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, जो सेटिंग लास्ट टाइम जेवीएम में सेव थी वही उठा लिया उसने, जबकि हम रन किसको करा रहे हैं, यहाँ से इसको करा रहे थे। तो ये इसको क्यों नहीं डिटेक्ट किया, क्योंकि जेवीएम के अंदर जो जेवीएम जो इसको रन करता है उसके अंदर हार्ड कोडेड एक लाइन डिफाइंड है कि किसी भी प्रोजेक्ट में वो सबसे पहले उसी क्लास को रन करेगा जहां पे पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मेन लिखा होगा। तो जैसे सपोज करो कि इसके अंदर मैंने एक क्लास और बना दिया, न्यू क्लास, और क्लास का नाम लिख दिया लेट्स से टेस्ट 2, और इस बार मैंने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मेन चेक किया। तो पहले ये नहीं था, पहले नॉर्मल ऐसे कोड आता था, तो हमने जब चेक बॉक्स लगाया यहाँ पे ये आ गया। तो अगर चेक बॉक्स लगाना भूल गया तो ये मैन्युअली भी आप लिख सकते हो यहाँ पे जाके। तो लॉजिकली ये क्या है, एक मेथड है, ठीक है, ये एक मेथड है और इसके अंदर आप कोड यहाँ पे लिखो, से हेलो जावा। अब इसको अगर मैं यहाँ से रन करूँ, देखो तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो जावा चल गया। अब मैं वापस से एबीसी में जाऊं, अब एबीसी को इसको रन करने की कोशिश करूं, देखो तो क्या आउटपुट आता है, अभी भी हेलो जावा आ रहा है। मतलब क्या हुआ, जेवीएम इसको नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है एबीसी को, फिर से टेस्ट 2 को रन कर रहा है। क्यों, क्योंकि जेवीएम क्या करता है, जेवीएम के अंदर हार्ड कोडेड ये डिफाइन है कि जब किसी प्रोजेक्ट को आप रन करोगे तो उस प्रोजेक्ट में अगर मल्टीपल क्लासेस है तो सबसे पहले जाके देखेगा कि किस क्लास में ये पीएसवीएम है, मतलब इसका शॉर्ट नेम होता है पीएसवीएम, मतलब पी से पब्लिक, एस से स्टैटिक, वी से वॉइड और एम से मेन, इसलिए पीएसवीएम इसको बोलते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो जहां पे ये स्टेटमेंट मिलता है एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही वहीं से होता है जावा में। तो इसलिए आगे चल के हमें जब भी कोई क्लास बनाएंगे, अभी के लिए फिलहाल तो जब भी हमने वेब ड्राइवर में भी जो भी क्लासेस हमने बनाए, जो भी कोड लिखना स्टार्ट किया, चाहे लॉगिन था कुछ भी था, हमेशा देखो एक इसी के अंदर हमने लिखा है कोड को। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर ही हमने सारा कोड हमेशा लिखा है। क्यों, अगर इसको इसके अंदर नहीं लिखते तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही यहीं से होगा। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट हमें सारा कोड इसके अंदर ही लिखना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं लिखेंगे तो ये रन नहीं होगा। अब इसके पीछे अलग लॉजिक है, क्यों, इसके लिए हमें समझना होगा कि स्टैटिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वॉइड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और ये सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से कुछ भी चेंज करोगे आप तो नहीं चलेगा। जैसे यहाँ से स्टैटिक हटा दिया अभी आपने और सेव किया, फिर से रन करोगे तो ये एरर देगा। ये एरर देखो ध्यान से क्या दे रहा है, मेन मेथड इज नॉट स्टैटिक इन क्लास टेस्ट2, प्लीज डिफाइंड मेन मेथड एज, मेन मेथड को सेम टू सेम ऐसे ही डिफाइन करो जैसे बता रहा है ये कि पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मेन, इसमें से कुछ भी चेंज नहीं करना आपको समथिंग। तो इसलिए ये फोर्स कर रहा है आपको ऐसे ही लिखने के लिए, तभी जब आप इसको ऐसे लिखोगे तभी ये चलेगा, अदरवाइज ये एरर ठोकरेगा, क्योंकि ये हार्ड कोडेड डिफाइंड है जेवीएम में, तभी ये इसको रीड करता है, ये जहां पे मिलता है वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो आपको समझ में ये आ गया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों चाहिए, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है, किसके अंदर ये सारी कीवर्ड्स क्यों हैं, ये अभी आगे धीरे धीरे हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो लेट्स से अब जावा में हमने किसी चीज को भी प्रिंट करना होता है तो हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब इसके भी पीछे कहानी है कि सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन भूल जाओ अभी के लिए। आपको सिंपल सा सोचो, कुछ भी प्रिंट करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना है और डबल कोट में जो चीज भी आप लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा एज इट इज, कुछ भी जो भी डबल कोट में आएगा वो प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है। तो ये काम होता है प्रिंट करने का। लेट्स से एक छोटा सा प्रोग्राम मैं बनाता हूँ जावा में अब, कि लेट्स से यहाँ पे मैंने डिफाइन किया इंट a इज इक्वल टू 5, देन इंट b इज इक्वल टू 6, एंड देन इंट लेट्स से c इज इक्वल टू a प्लस b। तो जावा जो होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। केस सेंसिटिव का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे p स्मॉल है तो p स्मॉल ही रहेगा, कैपिटल नहीं कर सकते इसको। कैपिटल करोगे तो इसका अलग मीनिंग हो गया, नहीं समझ पाएगा ये, राइट। तो जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो मेक श्योर कि अगर आप अब यहाँ सिस्टम लिख रहे हो तो एस कैपिटल ही रहेगा, अगर एस स्मॉल हुआ तो ये एरर थ्रो करेगा हमेशा। तो इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल है स्टार्टिंग में समझना कि ये पूरा का पूरा केस सेंसिटिव है। तो अगर स्मॉल कैपिटल कहाँ लिखना है वो आप ध्यान रखना है। जैसे आपने कभी नोटिस कर ही लिया होगा कि वेब ड्राइवर में अगर डब्ल्यू स्मॉल हुआ तो गलत है, प्रॉब्लम है, डी स्मॉल हुआ तब भी गलत है। तो इसलिए ये जावा क्यों ऐसा है, क्योंकि केस सेंसिटिव है। तो एज इट इज डिफाइंड है सारी चीजें इसके अंदर। अब यहाँ से अब ये क्या करेगा प्रोग्राम, तो यहाँ पे ए जो है वो एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब कोई चीज स्टोर करना, ठीक है। और इस किसी भी चीज को मतलब कितना भी अमाउंट में सेव करना। जैसे 5 है तो इसमें 5 स्टोर हो जाएगा। इंटीजर है तो मतलब ये सिर्फ इंटीजर वैल्यूज स्टोर करेगा। तो इंटीजर में जैसे 1 2 1 से 0 9 के बीच में कोई भी नंबर इंक्लूडिंग 0, बट इसकी भी लेंथ डिफाइन, ठीक है। बट लेट्स से कि जैसे आप 1 2 5 समथिंग इतना तो आप इंटीजर में डिफाइन कर ही सकते हो। ऐसे कोई भी नंबर डिफाइन करोगे तो वो आज किस में स्टोर हो जाएगा, ए में। ऐसे यहाँ पे कोई नंबर डिफाइन करोगे इंटीजर तो आके बी में स्टोर हो जाएगा। फिर इन दोनों का एडिशन होगा और वो सी में स्टोर हो जाएगा। और इस सी को प्रिंट करना है तो सिंपल सा यहाँ पे अब डबल कोट में अगर आपने सी डाला ऐसे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सी। सी आ गया, क्यों, क्योंकि आपने इसको डबल कोट में डाला है। तो डबल कोट में कुछ भी डालोगे तो सेम एज इट इज प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ से डबल कोट हटा दो तब ये क्या है, एक वेरिएबल है भैया। अब अगर इसको रन करोगे तो इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा वो। तो यहाँ से रन करो तो अब ये क्या कर रहा है, 21 प्रिंट कर रहा है। अगर आपको अब लिखना है कि सम इज इक्वल टू दिस, तो उसको पहले आप सम चाहिए तो पहले लिखो सम इज इक्वल टू, एज इट इज आपको बाहर छपना है प्रिंट करना, सम इज इक्वल टू। अब चूंकि ये डेटा टाइप अलग है, ये एक स्ट्रिंग है और ये एक नंबर, ठीक है। अब दोनों को आपस में ज्वाइन करना है, कॉन्केटिनेट करना है, तो यहाँ से प्लस सिंबल यूज करना होता है। तो प्लस सिंबल अगर दो नंबर के बीच में लगाएंगे तो वो एडिशन करेगा, अगर डिफरेंट डेटा टाइप के बीच में लगाएंगे तो कॉन्केटिनेट कर देगा। तो यहाँ पे अब रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, सम इज इक्वल टू 21 ऐसे लिखाएगा। तो ऐसे आप क्या करो, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के ऐसे क्या करो, मल्टीपल क्लासेस बनाओ अलग अलग। लेट से 4 क्लासेस बनाओ। जिसको पता है जावा ठीक है, जिसको नहीं पता थोड़ा सा अभी बेसिक से वही नहीं, वो क्या करें, ऐसे अलग अलग क्लास बनाए। एक क्लास में सम करो, एक क्लास में सब करो, एक क्लास में मल्टीप्लिकेशन करो, एक क्लास में डिवीजन करो, ठीक है। तो ऐसे करके आप थोड़े से प्रोग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस करो, कि ये कोड लिखने की प्रैक्टिस करो। तो अब क्या करना है आपको, तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको जावा पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो पहले एक्सपाथ पे एक वीक का टाइम है, एक वीक में पूरा का पूरा आप पहले एक्सपाथ और जितना मैंने पहले का पढ़ाया हुआ है सारी की सारी प्रैक्टिस कर लो और जावा पढ़ना स्टार्ट करो। तो जावा पढ़ना आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो अगर आपके पास कोई भी बुक वगैरह हो, वेल एंड गुड। बुक से आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना, हिस्ट्री से स्टार्ट करो कि यहाँ तक पहुंचो, वेरिएबल्स क्या होते हैं इनके बारे में। तो होगा क्या कि अगर पहले से आप कोई चीज़ पढ़ोगे ना, फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और आपके पास क्वेश्चंस भी होंगे पूछने के लिए कि इसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ क्या होता है, ये चीज़ क्या होता है, समथिंग। और अगर आपको ऑनलाइन आपके पास मल्टीपल वे है। इनिशियली आप बेस्ट तो वैसे बिगिनर्स बुक है, सबसे बेस्ट साइट है यहाँ से पढ़ने के लिए जावा। बट ये आई डोंट नो कि ये बेसिक से स्टार्ट किया है कि नहीं, ये शायद बेसिक से थोड़ा सा नहीं है, बट अगर सर है। चाहो तो यहाँ से स्टार्ट है बेसिक से। चलो ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि इस साइड से पढ़ो आप। ट्यूटोरियल पॉइंट, गुरु 99 ये सबसे बकवास है, नहीं जाने का, ठीक है। तो सिर्फ इसी साइट पे फोकस रखो, बिगनर्स बुक, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। तो यहाँ से ये टॉपिक जावा इंट्रोडक्शन, जावा जेवीएम के बारे में, फर्स्ट जावा, वेरिएबल, डेटा टाइप,
ऑपरेटर, एल्स इफ, स्विच और लूप। तो यहाँ तक ये जो है ब्रेक स्टेटमेंट, मतलब ये 13 पॉइंट जो है ये आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे। तो ये आप पढ़ के आओगे नेक्स्ट टाइम ये सारी चीजें मैं एक ही क्लास में कवर करूंगा, पूरा का पूरा ये टॉपिक। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब आप एक बार इसको पूरा का पूरा ऐसे पढ़ के आओ थियरेटिकली। ये टॉपिक आपको पूरा का पूरा पढ़ना है 13 तक। इसको मैं अगर कॉपी करके आपको बता दूं तो लेट से आपको ये चीज करना है, ये आपका असाइनमेंट है। तो ये टॉपिक कहाँ से पढ़ना है वो भी आपको मैं लिंक भी दे देता हूँ कि यहाँ से ये कंप्लीट करके आना नेक्स्ट टाइम। और साथ में एक्सपाथ, CSS सेलेक्टर जितना पढ़ सकते हो प्रैक्टिस करके। एक वीक में आपको ये कंप्लीट करना है, और अगले वीक जैसे मैं इसको पढ़ाऊंगा जावा, आपको बहुत अच्छे से जावा समझ में आएगी और लॉजिकली लगेगा पूरा जावा कि कैसे काम करता है। और जैसे ये हम पढ़ लेंगे फिर थोड़ा सा फ्रेमवर्क बनाएंगे और ये जावा और वेब ड्राइवर को यूज करके एक्चुअल ऑटोमेशन स्टार्ट करेंगे, टेस्ट केस ऑटोमेट करना। क्योंकि अभी हम ऑटोमेशन नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ सीख रहे हैं टूल चलता कैसे, वेब ड्राइवर कैसे काम करता है, जावा कैसे काम करता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए सेवा समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू, Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू, बाय।